ओके। तो मेरा नाम है अमित खट्टर, हम कर रहे हैं मास्टर कैंप 2022। और लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा था कंटूर मिलिंग में कुछ ऑप्शंस देखी थी कि हम किसी भी चीज़ को कंटूर मिलिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम करना चाहते हैं एरिया मिल। एरिया मिल, डायनेमिक मिल, पॉकेट मिल, ये तीनों एक जैसे ही टूल पाथ है, बहुत थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। बेसिकली हम रफिंग अगर मुझे किसी पार्ट में करनी है तब हम इनको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो शुरू से लेके एंड तक देखेंगे तो बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा कि तीनों को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और तीनों का आपस में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो वीडियो देखने का बेस्ट तरीका क्या है कि जैसे जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वैसे वैसे करेंगे तो बहुत इजीली समझ में आएगा कि हम एरिया मिल, डायनेमिक मिल या पॉकेट मिल को कैसे यूज़ करना। तो जब भी मेरे पास कोई 3D मॉडल हो अवेलेबल, जैसे ये मेरे पास 3D मॉडल है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है? इसका बेस्ट तरीका होता है कि वायर फ्रेम में जाओ। अभी तो ये रेक्टेंगुलर शेप में है, ठीक है, तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर अगर रेक्टेंगुलर शेप में ना होता, हाँ, तो फिर हम बाउंड्री बॉक्स बनाते। तो बाउंड्री बॉक्स लेंगे, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, एंड सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा लाइंस आने लग जाएंगी। ठीक है, वायर फ्रेम में लाइंस आने लग जाएंगी। इसको अगर मैं वायर फ्रेम करके दिखाऊं तो ये हमारे पास कुछ लाइनें आने लगी। तो हम क्या चाहते हैं, हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो टॉप पे हो, यहाँ पे ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो टॉप पे करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, मूव टू ओरिजिन। ये मिड पॉइंट ग्रीन होना चाहिए, ये मिड पॉइंट ग्रीन होगा तो ये रेड वाले पॉइंट पे मैं क्लिक कर सकता हूँ। ठीक है, इसका कलर चेंज हो गया तो राइट क्लिक करके यहाँ से कलर भी ठीक कर सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे लाइनें नहीं चाहिए तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट ऑल वायर फ्रेम एंटिटीज करके इसको ब्लैंक कर सकता हूँ। ठीक हो गया। तो उसके बाद हमारे को क्या करना है, हमारे पास टूल पाथ है एरिया मिलिंग। ठीक है, तो एरिया मिलिंग का मतलब क्या है कि हमारे को मोटा मोटा मटेरियल जो है वो कटिंग करना है। तो उसके लिए हमारे को एक बार दोबारा से ऑन करना पड़ेगा। उसके लिए हमारे को एरिया चूज़ करना है, किस एरिया में मुझे कटिंग करनी है। ठीक है, तो बाउंड्री सेलेक्ट करनी है। तो अब क्योंकि मेरे पास 3D मॉडल है तो मेरे पास दोनों ऑप्शंस हैं। मेरे पास वायर फ्रेम की भी ऑप्शन है और मेरे पास सॉलिड की भी ऑप्शन है। तो हमने क्या किया, हमने पार्ट लिया, ठीक है, इस पार्ट को ओपन कर लिया, फाइल को सेव कर लिया, ट्रांसफॉर्म में जाके मूव टू ओरिजिन, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट रेड अपने आप आ जाएगा। राइट क्लिक करके कलर ठीक कर लेंगे, फाइल को सेव कर लेंगे, यहाँ से मिलिंग मशीन ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे नहीं, हाँ, स्टॉक हम दे सकते हैं। यहाँ पे स्टॉक सेटअप में जाएंगे, ऑल एंटिटी करेंगे तो ये अपने आप स्टॉक आ जाएगा। हाँ, ठीक है, तो मेरे को XYZ चेंज नहीं करना पड़ता। स्टॉक डिस्प्ले को मैं हाइड कर सकता हूँ या शेडेड भी कर सकता
फिलहाल मैं हाइड कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि हमारे को एरिया मिलिंग करनी है। तो एरिया मिलिंग करने के लिए हमारे को यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा चेंज हुआ है 2021 से, बहुत थोड़ा सा, कि हमारे को ऑटोमेटिक रीजन सेलेक्ट करना है या मशीनिंग रीजन सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे को मशीनिंग रीजन में बताना है कि कौन सा एरिया मुझे कटिंग करना है। तो उसके लिए देखो मैं वही बता रहा हूँ, ऑटोमेटिक में ये अपने आप डिटेक्ट करेगा। अब हम चाहते हैं कि हम अपनी मर्जी से डिसाइड करें कि कौन सा चाहिए। अब वायर फ्रेम तो है नहीं मेरे पास, लाइनें लगी नहीं हुई, तो इसलिए वायर फ्रेम की जगह हम यहाँ पे सॉलिड सेलेक्ट करें। तो सॉलिड में अब यहाँ पे कई ऑप्शंस हैं, जैसे फेस सेलेक्ट कर सकता हूँ मैं, लूप सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो सपोज करो मैंने, हाँ, ये लूप सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे इस रीजन के अंदर कटिंग करनी, प्रीव्यू करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखाएगा, ठीक है। बाकी की ऑप्शनों को बाद में देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है स्टे इनसाइड, यानी जो हमने बाउंड्री सेलेक्ट की है उसके अंदर अंदर रहे। क्योंकि मैंने एज पे क्लिक किया तो वो अपने आप वहाँ पे लूप बनने लग गई, तो क्योंकि वहाँ पे लूप सेलेक्टेड था तो उसके हिसाब से। तो फेस पे क्लिक करेंगे, फेस पे क्लिक करेंगे तो वो सारे फेस की लेने लग जाएगा, ये भी ले लेगा, ये भी ले लेगा, ये भी ले लेगा, बाहर वाली भी ले लेगा। करके देखते हैं उसको भी बाद में, ठीक है, उसको भी करके देखते हैं। तो प्रीव्यू हमने कर लिया। उसके बाद हमारे को चाहिए टूल। तो इसमें हमने एक फ्लैटेंड मिल ले लिया 6 mm का। कटिंग पैरामीटर में वही सेम चीज़ें हैं, जैसे हमारे को डेप्थ बताने की ज़रूरत है, तो यहाँ पे डेप्थ पे क्लिक करके हम सीधा क्लिक भी कर सकते हैं। तो मुझे वैल्यू ना भी पता हो तो भी मेरा काम चल जाएगा, पर अगर मेरे पास लाइनें होती तो मेरे को वैल्यू भरनी ही पड़ती है, ऑप्शन नहीं थी मेरे पास कोई। अब क्योंकि 3D मॉडल अवेलेबल है तो इसलिए मैं क्लिक भी कर सकता हूँ। डेप्थ ऑफ कट में हमने उसको बोला कि हमें 1-1 mm का डेप्थ ऑफ कट चाहिए, ठीक है। तो डेप्थ ऑफ कट हमने 1 mm का डेप्थ ऑफ कट दे दिया, ओके कर दिया। तो ये देखो ये कुछ इस तरीके से कटिंग करेगा, ठीक है। इस फाइल को कर लेता हूँ मैं सेव। अगर मुझे इसको वेरीफाई करके देखना है तो यहाँ पे वेरीफाई में जाएंगे और वेरीफाई कर सकते हैं। स्पीड थोड़ी स्लो कर लेता हूँ, प्ले करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से कटिंग करेगा। ठीक है, तो उसने ये वाली चीज़ जो है कटिंग कर दी। तो यानी कि कंटूर और एरिया मिल में मेन फ़र्क क्या हुआ, कंटूर सिर्फ बॉर्डर पे चल रहा था, एरिया में उसको अपने आप समझ में आती है कि मुझे पूरे एरिया को कटिंग करना। अब इसमें ये जो पैरामीटर में अगर मैं जाके दिखाऊं तो कट पैरामीटर में कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे स्टेप ओवर, ठीक है। अब टूल जो चलेगा वो एक बार में तो पूरा एरिया को कटिंग करेगा नहीं, तो उसके लिए चाहिए स्टेप ओवर। तो स्टेप ओवर में यहाँ पे लिखा हुआ है टूल के डाई का 45%, यानी जितना भी मेरा टूल का डायामीटर होगा उसके 45% के हिसाब से ये स्टेप ओवर आएगा। यानी कि इन दोनों लाइनों के बीच में जो आपस में डिस्टेंस है वो टूल के डाई का 45%। आपको मटेरियल छोड़ना है वॉल्स पे फिनिशिंग के लिए या फ्लोर पे, तो वो हमारी मर्ज़ी है। ओके करेंगे
जनरेट हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, मटेरियल अगर मुझे छोड़ना है तो फिनिशिंग के लिए तो वो छोड़ सकते हैं। और इसके अगर पैरामीटर को देखें हम, तो यहाँ पे ऑप्शन है कॉर्नर राउंडिंग, कि अगर कहीं शार्प एज है तो उसको मैं कॉर्नर को राउंड कर सकता हूँ, जैसे हमने कंटूर में भी देखा था। ठीक है, तो अगर कंटूर वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा, तो वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो डेप्थ ऑफ कट हमने दे दिया कि हमारे को 1-1 mm का कट चाहिए। ठीक है, इसमें एक और बड़ी अच्छी चीज़ है कि जो हमारा फिनिशिंग है, मान लो मैंने 2 कट फिनिशिंग के लगाने हैं 0.25 के, ठीक है, बॉटम में, तो मैं उसकी फीड रेट और स्पिंडल स्पीड चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, ये कंटूर में भी ऑप्शन थी, इसमें भी थी, यानी कि अभी जो रफिंग हो रही है वो इस स्पिंडल स्पीड के हिसाब से हो रही है, फीड के हिसाब से हो रही है। ठीक है, और जो मैं फिनिशिंग का कट लगाना चाह रहा हूँ वहाँ पे इसको मैं मान लो 18,000 कर देता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ 6500। ठीक है, इसको भी कम कर देते हैं और इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो हमारे लास्ट वाले 2 कट लगेंगे वो उसमें फीड स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हम उसको एज ए फिनिशिंग कट मान रहे हैं। ये जो सबसे नीचे वाले हैं, तो इसमें जो है फीड स्पीड जो है इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अभी ये जो एंट्री हो रही है टूल की, तो अगर हम देखें तो ये इसी शेप में हो रही है जिस शेप की प्रोफाइल थी। हाँ, उसको इनलार्ज करी जा रहा है ना। तो पैरामीटर में जाएंगे, यहाँ पे है ट्रिकॉर्डियल मोशन, ये ऑफ रखना है। जब कोई हार्ड मटेरियल होता है ना तब इसको ऑन करते हैं, तो ये ऐसे गोल 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 घूम घूम के जाएगा। फिलहाल हम इसको बंद रखेंगे। यहाँ पे ऑप्शन है ट्रांजिशन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है ये प्रोफाइल रैम, यानी जैसी हमारी प्रोफाइल है जो मैंने सेलेक्ट की है उसके हिसाब से चलना। अगर मैं इसको हेलिकल कर दूंगा तो हेलिकल एंट्री होने लग जाएगी, एंट्री हेलिकल होएगी। ठीक है, इसको टॉप व्यू कर लेते हैं, तो जो हमारी एंट्री नज़र आ रही है ग्रीन कलर में, तो वो हेलिकल एंट्री हो जाएगी। ज़्यादातर हेलिकल एंट्री को ही अच्छा माना जाता है। हाँ, टूल पे लोड कम आएगा, बाकी चीज़ें। हाँ, ठीक है, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद अगर मुझे इसी में ये बाउंड्री भी साथ ही में ही सेलेक्ट करनी है, वैसे तो कई तरीके हैं। इस टूल पाथ को मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, इस टूल पाथ को मैं मिरर भी कर सकता हूँ। ठीक है, आगे आगे देखेंगे हम मिरर कैसे करना है या कॉपी पेस्ट कैसे करना है। फ़िलहाल सबसे आसान तरीका क्या है कि मैं ज्योमेट्री खोलूँ और यहाँ पे मशीन रीजन में ऐड कर लूँ। हाँ, ये भी हमने कंटूर में भी करके देखा था, पर इसमें ध्यान देखो ये एरो बाहर है, इसका एरो अंदर है, इसका एरो बाहर है, तो हमारे को इसको रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, ओके करेंगे, प्रीव्यू करेंगे। हाँ, मतलब जो बाउंड्री बनाई है उसके बाहर वाली साइड में कटिंग करना चाहता हूँ।
ठीक है, तो ये रेड क्रॉस लग गया, तो इसका मतलब है इसको रीजनरेट दबाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये जो येलो लाइन आ गई इसको बोलते हैं रीट्रैक। तो ये है लिंकिंग पैरामीटर के अंदर। पैरामीटर में जाएंगे, कट पैरामीटर में जाएंगे, और सॉरी लिंकिंग पैरामीटर में रीट्रैक। भाई कितना ऊपर उठना है कटिंग करने के बाद, कितना ऊपर उठना है, यानी कि एक पॉकेट से दूसरी पॉकेट में जाने के लिए मुझे 6 mm ऊपर जा रहा है। हाँ, जितना भी हम वैल्यू अपनी मर्जी से हम फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो पैरामीटर में जाएंगे, इस वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ये फीड प्लेन है भाई, कहाँ पे जाके मेरी फीड ऑन हो जाए। ठीक है ना, पहले टूल G0 में आएगा और उसके बाद G1 कहाँ से स्टार्ट हो, 3 mm से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ओके करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसी टूल पाथ को कॉपी कर लूँ और यहीं पे कर दूँ पेस्ट, तो 2 बन गए यहाँ पे। और मैं अब क्या करने वाला हूँ, मैं इसकी ज्योमेट्री चेंज करने वाला हूँ। इसको मैंने कर दिया बंद, 0 हो गया। मशीनिंग रीजन अब मैंने कहा जी मुझे बाहर वाला चाहिए। हम नीचे वाली कर्व भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हम ऊपर वाली भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी कर सकते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, पर हमने साथ में हमने ये बाउंड्री भी सिलेक्ट कर ली। दोबारा से करते हैं, एक बाउंड्री ये और एक बाउंड्री ये। ओके, प्रीव्यू। तो देखो उसको समझ में नहीं आया कि मुझे बीच वाला को में नहीं जाना, तो उसका तरीका क्या है, उसका तरीका ये है, इसको सेलेक्ट करो, ओके कर दो, प्रीव्यू करो, सारा आ रहा है। यहाँ पे है अवॉइड रीजन। अवॉइड रीजन का मतलब है कि ये वाले रीजन को अवॉइड करो। अब प्रीव्यू करके देखो। ठीक है, तो अवॉइड रीजन में मैं इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, एक और ऐड कर लेते हैं। ओके ओके, प्रीव्यू यानी अवॉइड रीजन 3 हो गए, मशीनिंग रीजन 1 हो गया, स्टे इनसाइड, प्रीव्यू। ठीक है, तो ये जो एरिया है ये सारा का सारा सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, ये रेड क्रॉस लग गया तो इसको रीजनरेट दबा दो। ये वाले टूल पाथ को मैं हाइड कर देता हूँ। तो यानी ना मुझे स्टेप ओवर चेंज करना पड़ा, ना मुझे फीड स्पीड देनी पड़ी, ना मुझे कुछ और देना पड़ा, सिर्फ मैंने ज्योमेट्री को चेंज किया कॉपी पेस्ट करके, तो वो ऑटोमेटिकली टूल पाथ जो है जनरेट हो गया। ठीक है, यहाँ से टॉप व्यू करेंगे तो ये हमारे को कटिंग करके दिखाएगा। ठीक है, इसको नहीं पता 3D कितना। अभी प्रॉब्लम क्या है या अच्छी बात क्या है कि इसकी जो कटिंग डेप्थ बनी है वो ऊपर वाली प्रोफाइल के हिसाब से ही बनी है। जितना इसमें डेप्थ थी -5 उतनी ही इसमें बन गई। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, हम पैरामीटर में जाएंगे, ये डेप्थ को हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ से ये नीचे वाला पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये -10 है। ओके, ये वाली 5 है, इसकी डेप्थ 5 है, इसकी डेप्थ 10 है। ठीक है, तो हम अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ये दोनों बाउंड्री सेलेक्ट कर लूँ तो जिस टूल पाथ पे जाऊंगा वो टूल पाथ नज़र आने लग जाएगा, दूसरा हाइड हो जाएगा।
अगर टूल पाथ पे क्लिक कर दूंगा तो दोनों नज़र आने लग जाएंगे। अगर मैं इसको हाइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा। ठीक है। अब ये ऐसे ये टूल पाथ सिलेक्टेड है, मैं इसको जनरेट बंद कर देता हूँ और ये जो डेप्थ ऑफ कट है इसको 0.8 कर देता हूँ। अभी देखिए यहाँ रेड क्रॉस लग गया क्योंकि मैंने जनरेट नहीं किया। तो जनरेट करने के कई तरीके हैं यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे है रीजनरेट ऑल सिलेक्टेड ऑपरेशन, यानी कि अगर इसको भी मैं कम कर दूं, अब दोनों पे रेड क्रॉस लग गया, नहीं लगा सॉरी, रीजनरेट दबाना, ठीक है दोनों पे रेड क्रॉस लग गया। पर जिसको मैं सेलेक्ट करूंगा और ये दबा दूंगा तो वही वाला जनरेट होगा। पर अगर मैं इसके साथ वाले को सिलेक्ट कर दूंगा तो जनरेट ऑल डर्टी ऑपरेशन, सारे ही जनरेट होने लगे। ठीक है, तो इसको जनरेट करना है, इसको जनरेट कर लो, इसको जनरेट करना है, इसको जनरेट, और अगर सबको जनरेट करना है तो ये रीजनरेट ऑल। ठीक है। कभी भी दिल करता है नहीं ये ऑपरेशन पहले होना चाहिए, ये ऑपरेशन बाद में होना चाहिए, तो इसको पकड़ के हम ऊपर छोड़ देते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कहते हैं, ड्रैग करो उसको पकड़ के नीचे ले। हाँ हाँ ठीक है, दोनों को सिलेक्ट करके, हाँ हाँ नहीं कौन सा ये हाइड करने के लिए, अगर मुझे हाइड कर देना है टूल पास तो दिखेगा नहीं। ये देखो ये डल हो गया, इसको शो कर देंगे तो इनको सेलेक्ट करके शो कर देंगे तो दिखने लगेगा। हाँ पर ये सिर्फ हाइड है। हाँ अब इन दोनों को मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे वेरीफाई करके देख सकता हूँ, प्ले करेंगे तरीके से। यहाँ से अगर वेरीफाई में कलर लूप भी ऑन कर लें तो ये जब सेकंड ऑपरेशन आएगा तो वो कलर चेंज आएगा। ठीक है, तो जो हमारा पहला वाला टूल पाथ है, अगर मैं इसका टूल चेंज करना चाहता हूँ तो जैसे ही मैं इसका टूल चेंज करूँगा, ऑब्वियस है क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज है तो स्टेप ओवर भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है, कॉर्नर राउंडिंग मुझे कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं रफिंग का ही ऑपरेशन कर रहा हूँ। क्लिम्ब चलाना है या कन्वेंशनल चलाना है ये हमारी मर्ज़ी है। ठीक है, और हम जस्ट इसको भी ऑन ही रखो, ये मास्टर कैम 2022 में नई ऑप्शन आई है, क्लॉकवाइज चलाना है या एंटी क्लॉकवाइज चलाना है। तो ये टूल के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे टूल की कटर किस डायरेक्शन में है, तो फिर हमारे को उसके हिसाब से क्लिम्ब या कन्वेंशनल करना पड़ेगा। कई मशीनें M03 में चलती हैं, कई मशीनें M04 में चलती हैं, तो वो है। ठीक है, तो ये हमारा, अब मैंने स्टेप ओवर, जब मैंने टूल बड़ा किया तो ये स्टेप ओवर भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब अगर मुझे एक टूल पाथ और लेते हैं, हम इनको छोटा कर लेते हैं, हाइड भी कर, फिर से एरिया मिल लिया हमने,
और मशीनिंग रीजन में हमने ये सिलेक्ट किया, प्रीव्यू करेंगे तो ये ऑब्वियस है ठीक आ गया। मशीनिंग रीजन में हम एक ऐड और कर लेते हैं, इसको भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। पर ऑब्वियस है हमारे को ये इनको अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो टॉप लिखा हुआ आ रहा है ये व्यू में जाके यहाँ से बंद होगा, शो प्लेन नेम, इसको बंद कर, ठीक है। वो दिखा रहा था कि हम किस प्लेन में काम कर रहे हैं, तो ये हमने ओके कर दिया, प्रीव्यू किया तो ये हमारी एरिया आ जाएगा। हम चाहते तो उसमें भी साथ में भी कर सकते थे, पर चलो कोई बात नहीं। टूल वही वाला सेम टूल मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, कटिंग पैरामीटर सेम है सब कुछ। लिंकिंग पैरामीटर में मेरे को डेप्थ चेंज करनी पड़ेगी, ये मैंने अलग इसीलिए किया क्योंकि सिर्फ इसमें डेप्थ का फ़र्क है, ठीक है। अगर सेम कर देंगे तो सबकी डेप्थ जो है सेम होने लग जाएगी, तो डेप्थ मुझे सेम नहीं चाहिए थी इसलिए मेरे को अलग से बनाना पड़ा। क्योंकि ये 2D प्रोग्रामिंग है इसलिए हमारे को अलग बनाना पड़ा। ये देखो ये सेम टूल पाथ यहाँ पे भी है, एरिया रफिंग। जब हम ये करेंगे तो हमारा ये सारा काम एक ही बार में भी हो सकता है। हाँ वो 3D की प्रोग्रामिंग है, उसको हम बाद में देखेंगे। फ़िलहाल हम 2D कर रहे हैं, तो अगर डेप्थ में फ़र्क है तो हमारे को अलग से करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, तीनों को मैं आइसोमेट्रिक व्यू करके वेरीफाई करके, ठीक है। ये वेरीफाई कलर करने से हमारे को कलर अलग अलग नज़र आने लग जाए, ठीक है। टोटल टाइम इसको कितना लगेगा वो यहाँ पे है, बाकी तो फीड स्पीड पे भी डिपेंड करता है कि हमने कितनी वैल्यू भरी है, ठीक है। मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में भी बताया था, अगर इसका जी कोड जनरेट करना है तो सबसे पहला काम हमारे को करना पड़ेगा कि ये देखो यहाँ पे आ रहा है mm डिफ़ॉल्ट है ना, तो यहाँ पे फाइल में जाएंगे और इसको रिप्लेस करेंगे कि हमारे पास हास की मशीन है, फेडल की मशीन है, कौन सी मशीन है, हाइडेनहाइन की मशीन है, ठीक है, या मिलिंग 3 एक्सिस है, HMC है या VMC है। तो जो भी हमारे पास मशीन है हम उसको सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, ठीक है, और इसको कर देंगे ओके। प्लस एक और चीज़ सिखाता हूँ मैं कि अगर मुझे इसको वेरीफाई करना है विद मशीन, तो यहाँ पे जाऊँगा मैं सिमुलेशन ऑप्शन के अंदर। यहाँ पे सिमुलेशन में बहुत सारी मशीनें अवेलेबल हैं, तो यहाँ से मैं ले ली 3 एक्सिस VMC, ठीक है। तो इसको जब मैं ओके करूँगा और फिर सिमुलेशन करूँगा वेरीफाई, तो वेरीफाई में यहाँ पे सिमुलेशन की ऑप्शन है, ठीक है। अभी सही नहीं आएगा पर मैं वही गलती दिखाना चाहता हूँ कि क्या प्रॉब्लम होती है। सिमुलेशन में जाएंगे तो ये आ गया, वैसे ये सही आ गया बिल्कुल। हमारे को जो उम्मीद थी, मुझे था ये इस पीस इसके अंदर ना घुस जाए, ठीक है, पर ये सही आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से टूल पाथ भी मैं ऑन कर सकता हूँ, स्पीड में अपने कंट्रोल में ले सकता हूँ, तो यहाँ पे ये हमारे को मशीन भी चला के दिखाएगा, ठीक है। तो इससे अगर हमने कोई क्लैंप वगैरह लगा रखा है या कुछ है ना, सिर्फ सीधा पार्ट तो नहीं रख कुछ ऐसा भी हो सकता है ना, क्लैंपिंग की हो
या साथ में कोई और पीस हो, तो कोई हमारे शैंक या हमारी मशीन के साथ कुछ टच ना हो, तो वो चीज़ हम देख सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन है स्टॉप कोलिजन, तो इसको ऑन कर देंगे तो अगर कहीं कोलिजन होगा तो मशीन रुक जाएगी ऑटोमेटिकली। हाँ, तो हम यहाँ से देख सकते हैं, स्पीड थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं। हाँ, वो भी करेंगे। ठीक है, वो भी करेंगे। अभी उसमें उसमें मॉडल बना के लाना पड़ेगा यहाँ पे साथ में, जैसे असेंबली होती है तो वैसे हम पार्ट ला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये एक्सेस कंट्रोल भी हम देख सकते हैं, जैसे हमारे को मशीन पे नज़र आता है, सेम चीज़ हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है ना, मैक्सिमम कितने हैं, मिनिमम कितना है, जॉग कहाँ चल रहा है, एक्स वाई जेड कैसे चल रहा है। ठीक है, ये सिमुलेशन है ताकि हम देख सकें मशीन के ऊपर ये हमारा काम कैसे करेगा। उसके बाद हमारा जब ये सब कुछ हो जाएगा, फिर हम इसका जी कोड जनरेट करेंगे। ठीक है, कौन सी फाइल है, एनसी फाइल चाहिए, टैब फाइल चाहिए, या कौन सी भी फाइल चाहिए, वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। टेक्स्ट फाइल चाहिए, इसको ओके करेंगे तो वो पूछेगा कहाँ पे सेव करना है। कोई अच्छी सी लोकेशन पे इसको बढ़िया सा नाम देके, जैसे अभी हमने एंड मिल 12 का यूज़ किया है तो वो नाम दे सकते हैं। ठीक है, अभी देखो ये तीनों सेलेक्टेड है, तो ये तीनों का प्रोग्राम एक साथ बन जाएगा, जैसे एटीसी के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिकली टूल चेंजर होता है ना, तो हम उसमें क्या करेंगे, 8 वाला टूल भी लगा देंगे और 12 वाला टूल भी लगा देंगे एटीसी में, तो वो दोनों ऑटोमेटिकली अपने आप टूल भी चेंज करेगा। तो इसको सेव कर देते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम जो है जनरेट हो गया। ये आ गया ना प्रोग्राम। ठीक है, पर इसमें गड़बड़ क्या हो रही है, देखो ये T2219 आ रहा है ना। तो जो प्रोग्राम का नंबर वहाँ पे हम दे देंगे उसी के हिसाब से ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको बड़ा करके, यहाँ पे होम में फाइंड की भी ऑप्शन होती है, तो अगर मैं टी फाइंड करूँ तो ये टी सेकंड वाला आ गया। देखो ऊपर वाला टूल, सेकंड टूल, फिर हाँ तो एक और टूल सेलेक्ट करेंगे तो ये एक और है। ठीक है, तो ये तीनों ऑपरेशनों का प्रोग्राम एक साथ बन गया। ठीक है, अब ये आई जे से बनेगा, जैसे यहाँ पे कहीं जगह रेडियस है तो ये आई जे से बनेगा या आर से बनेगा, ये डिपेंड करेगा कि हमने मशीन कौन सी सिलेक्ट की है, पोस्ट प्रोसेसर। ठीक है, तो पोस्ट प्रोसेसर हमारे को अपनी मशीन के अकॉर्डिंग ही चाहिए। तो वैसे हम कभी भी इसके पैरामीटर में जाके ये जो टूल है इसको हम एडिट कर सकते हैं। इसको 1 नंबर दे दो, हाँ इसको 2 नंबर दे दो। ठीक है, तो इसके पैरामीटर चेक कर लेते हैं, 1 2 हो गया। इसके पैरामीटर चेक कर लेते हैं कि 1 2 हो गया। ठीक है, तो उसने अपने आप सबको चेंज कर दिया। तो इसमें आप, हाँ जी, ये देखो यहाँ पे 1 आ गया ना सर, ये। ठीक है, वैसे एक और अच्छी आदत ये है कि यहाँ पे कमेंट में भी लिखना चाहिए भी क्या हो रहा है। ठीक है ना, जैसे तो ये जो कमेंट है वो जो हम प्रोग्राम बनाएंगे वहाँ पे ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कैम सॉल्यूशंस
लुधियाना। ठीक है, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं वैसे तो। यहाँ लिखना चाहिए कौन सा टूल यूज़ करना है ना, कुछ भी लिख सकते हैं बेसिकली। तो हम सिर्फ समझने के लिए देख रहे हैं कि क्या लिखा हुआ आता है। और इसको जब मैं अब जी जनरेट करूँगा, अब देखो मैंने सिर्फ एक को सिलेक्ट किया है, बाकी दोनों को नहीं मैंने सिलेक्ट किया। ठीक है, तो फिर एक का ही प्रोग्राम बने। वो पूछ रहा है कहता सबको करना है या सिर्फ एक को, तो हम नो कर देंगे तो वो सिर्फ एक का ही प्रोग्राम जनरेट करेगा। कुछ भी नाम दे सकता हूँ मैं अच्छा सा, सिर्फ टाइम सेव करने के लिए मैंने ये नाम दिया। ठीक है, तो ऑपरेटर की सहूलत के लिए हम ये कमेंट लिखते हैं। तो ये देखो ये कमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ताकि जब ऑपरेटर काम करे तो उसको समझ में आए कि हाँ कि क्या हो रहा है। कुछ भी अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन देनी है तो हम वो दे सकते हैं। हम मैनुअल में भी लिखते हैं। हाँ, बताना तो पड़ेगा कि रफिंग का ऑपरेशन है, फिनिशिंग का ऑपरेशन है, टैपिंग है तो कौन सी टैपिंग है, बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये था हमारा मोटा मोटा एरिया मिलिंग का ऑपरेशन। बाकी और करेंगे तो इसमें और भी एक दो चीज़ें छोटी छोटी हैं। ठीक है, पर उससे पहले हम देखेंगे कि डायनेमिक मिलिंग में कैसे होता है और पॉकेट मिलिंग में कैसे होता है। ठीक है, तो कल को हम करेंगे डायनेमिक मिलिंग और पॉकेट मिलिंग। ठीक है, एक्चुअली मैं कंपैरिजन करना चाह रहा था तीनों में, पर टाइम कंस्ट्रेन है तो उसकी वजह से हम इसको नेक्स्ट रोल में करते हैं। ठीक है, तो इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे तो ये मेरा टूल पाथ आ गया। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना है। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखना है। और अगर किसी को ऑनलाइन ट्रेनिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं इसको।